नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। बीपीएससी 69 को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम लोग टेस्ट देख रहे थे। वैसे में कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि बिहार स्पेशल कहाँ से किया जाए। तो ये जो लेक्चर रहने वाला है आपको बिहार स्पेशल कराने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैप के माध्यम से आपको पूरा बिहार स्पेशल यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। और ये लेक्चर बीपीएससी 69 के अलावा बिहार के कोई भी एग्जाम, यानी जैसे बिहार में मान लीजिए सिपाही एग्जाम हो रहा है या शिक्षक भर्ती एग्जाम हो रहा है, कोई भी बिहार के एग्जाम में काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। यहाँ पे हम पूरा बिहार स्पेशल कवर करने वाले हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, बिहार का परिचय देखेंगे और बिहार में क्या विशेष है, बिहार में क्या खास है, सारा चीज़ हम लोग मैप के माध्यम से कवर करेंगे। और उसके लिए जो रेफरेंस बुक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये श्री SDT लिखा हुआ है यहाँ पे। ये द्वितीय संस्करण है बिहार IAS द ऑफिसर्स लेबोरेटरी एसोसिएशन विद जो है कंपटीशन मेड इजी। तो ये मार्केट में भी अवेलेबल होगा बुक, आप चाहे तो ले सकते हैं। ये संपूर्ण बिहार को जो है मानचित्र के माध्यम से जो यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। अब हो सकता है कुछ बुक वगैरह में तो एरर वगैरह रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि एरर जो है आपका मिनिमाइज करें। फिर भी कुछ एरर होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, आगे हम चल के अगले लेक्चर में इसको सुधारेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार की जो है आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद जो है महत्वपूर्ण आपका बुक रहने वाला है। और बिहार स्पेशल हम लोग बिहार जो है एटलस के माध्यम से यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे बिहार का भौगोलिक परिचय, यानी बिहार का जो है भारत में क्या स्थिति है, यानी अक्षांश रेखा पर बिहार की क्या स्थिति है, देशांतर पे क्या स्थिति है। साथ साथ बिहार का राजनीतिक परिचय देखेंगे, बिहार किसके किसके साथ सीमा शेयर करता है। साथ साथ जिलों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, किस जिले की क्या विशेषता है। बिहार का वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे, बिहार में खनिज संसाधन की क्या स्थिति है। क्योंकि बिहार खनिज के मामले में तो काफी पिछड़ा हुआ है, फिर भी जो है कहाँ कौन सा खनिज अवेलेबल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ से बिहार की जो है नदी घाटी परियोजना। उसके अलावा पहले हम लोग बिहार की नदियां देखेंगे और नदी घाटी परियोजना देखेंगे, क्योंकि बिहार में उत्तर बिहार में देखेंगे तो नदियों का जाल ही है एक तरह से। नेक्स्ट देखेंगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक कि बिहार में जो है जलप्रपात और झील जो है कहाँ कहाँ से है। और बिहार में मिट्टियों की स्थिति के बारे में हम देखेंगे, बिहार में चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार का जलवायु कैसा है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही बिहार का भौगोलिक विभाजन, बिहार में वन की क्या स्थिति है, बिहार में कृषि की क्या स्थिति है, बिहार में उद्योग का क्या स्थिति है, ये सारा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही बिहार में पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ यहाँ पे मिसलेनियस। ये तो हम लोग आपको पूरा मैप के माध्यम से हम लोग ये 16 टॉपिक अभी कवर करेंगे। इसके अलावा भी इस बुक में आपको जैसे बिहार के प्राचीन इतिहास, देखिए बिहार स्पेशल अब जब पढ़ने जाते हैं तो बिहार स्पेशल में यदि आप देखेंगे तो बात करें यदि हम बिहार स्पेशल की, यहाँ पे बिहार का प्राचीन भारत का इतिहास भी आपको देखना होगा। ठीक है, प्राचीन भारत में जो है क्या स्थिति रहा है, मध्यकालीन में क्या स्थिति रहा है, साथ साथ आधुनिक भारत में जो है बिहार का क्या स्थिति रहा है, ये तीनों चीज देखेंगे। उसके अलावा बिहार का भूगोल देखेंगे हम लोग डिटेल में, और अभी आज ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। साथ साथ बिहार के राज्य व्यवस्था की स्थिति, और उसके अलावा बिहार की इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में बिहार का बजट क्या है, बिहार का आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कौन कौन सी आई है, बिहार में योजना स्कीम क्या है, सारा कुछ ही हम कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगा हम कोशिश करेंगे कि एक दो पार्ट में जो है कम से कम पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। बाकी आप लोग जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, चाहे बिहार का कोई एग्जाम लिखने वाला कोई भी हो। ठीक है, कि कोई भी एग्जाम आप बिहार में लिख रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम है, बीपीएससी 69 है, एसआई का एग्जाम है, या अन्य जो है कोई एग्जाम जो बिहार में एग्जाम हो रहा है, वहाँ ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है। इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा यदि आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे जो है टेस्ट सीरीज वगैरह कराया जा रहा है बीपीएससी 69 को लेके। साथ ही बीपीएससी जो है 69, चूंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम अब बचा नहीं है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो है बीपीएससी 69 को लेके यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये जो भी प्रोग्राम इस चैनल पे चलाया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं जो है कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है।
वहाँ पे जो है डेली आपको टास्क दिया जाता है, डेली वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, सारा कुछ वहाँ पे किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। फिर हम लोग देखेंगे मगध राज का उत्कर्ष, और बिहार में चूंकि बौद्ध धर्म और जैन जैन धर्म का प्रसार हुआ, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ बिहार के जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में, सूफी विचारधारा जो है इसके बारे में, बिहार में जो जनजातीय आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका रही, और बिहार में जो पश्चात शिक्षा है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ बिहार में समाचार पत्र और पुस्तकें, कुछ टॉपिक और हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार में जो है आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन, ये हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से। बिहार का आर्थिक सर्वे और बजट, और साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के बजट और आर्थिक सर्वे से जो है कंपेयर भी करेंगे कि क्या चेंजेस जो है देखने को मिले हैं, क्योंकि अब जो है अच्छे नेचर के आपके एग्जाम में प्रश्न जो है बनाए जाने लगे हैं। साथ साथ बिहार का योजना, बिहार में जो पुरस्कार है, बिहार का सम्मान हो गया, बिहार में चर्चित व्यक्ति हो गए। साथ साथ मैं और भी मैगजीन का डाटा यहाँ पे इंक्लूड करूंगा इन सब टॉपिक में आपको। इसके अलावा बिहार में जो है निधन हुए 2021-22 में, वो कवर करेंगे। बिहार का विधानसभा चुनाव, चूंकि विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ है और यहीं से आपके अभी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ समसामयिक 2022 और 23 का हम कवर करेंगे, इसमें एडिशनल हम ऐड करेंगे। ठीक है, परीक्षा संबंधी जो है महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए गए हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखेंगे। साथ साथ जल जीवन हरियाली योजना बिहार का क्या है। सात निश्चय पार्ट 2 अभी चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था क्या है, और आधुनिक बिहार राज्य का उदय के बारे में देखेंगे। साथ साथ जो है यहाँ पे बिहार जो है वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बिहार का जो है नक्शा। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोग जनरली यहाँ पे देखने वाले हैं। टोटल जो है 46-47 यहाँ पे आपको टॉपिक कवर करेंगे। तो इतना करने के बाद बिहार स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो रहने वाला है, बिहार का भौगोलिक परिचय, यानी बिहार का जो है इंडिया के मैप पे बिहार का क्या पोजीशन है, ये सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस मैप में जो है बिहार का पोजीशन जो है कहाँ पे है, ये एक इंडिया का आपको मैप दिख रहा है। इसमें आपको देखिए तो बिहार आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका बिहार हो गया। अब ये बिहार का जो है भारत में या ग्लोब पे क्या पोजीशन है। ठीक है, ग्लोब पे आपको पता है कि अगर बात करें तो ये हो गया आपका नॉर्थ, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब, और ये पश्चिम। तो भारत का पोजीशन तो आपको पता है कि भारत का पोजीशन कहाँ पे है। तो भारत का पोजीशन आपको उत्तरी जो है गोलार्ध में है, और इसमें भी बात करें तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत का पोजीशन है। तो चूंकि उत्तरी पूर्वी में भारत का पोजीशन है, तो बिहार भी उत्तरी पूर्वी में ही आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। तो बिहार की पोजीशन अक्षांश रेखा पे क्या है, देशांतर रेखा पे क्या है, आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी पे जो है काल्पनिक एक नमूना पृथ्वी का बनाया गया, और ये हुआ अपना ग्लोब। अब ग्लोब पे जो है अक्षांश और देशांतर के बीच बिहार का पोजीशन क्या है, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोई सबसे निचली लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक टॉप लाइन कोई होगा, और यहाँ पे दो लाइन खींचे। अभी दो जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये देशांतर रेखा है। तो देशांतर पे क्या पोजीशन है इसका, अक्षांश पे क्या पोजीशन है, ये सब हम देखेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं सबसे पहले आखिर इसका क्या पोजीशन है देशांतर और अक्षांश पे। देखिए ये आपको बिहार का मैप दिख रहा है, और इसमें अक्षांश रेखा पे इतना तो क्लियर है कि बिहार जो है किस गोलार्ध में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा, क्योंकि भारत ही उत्तरी में पड़ रहा है, और साथ साथ पूर्वी में आएगा। देशांतर रेखा पे बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर रेखा, और अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी होगा। चूंकि भारत का पोजीशन है तो बिहार का वही होगा। देखिए यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश का वैल्यू क्या है, 24 डिग्री आपको 20 मिनट 10 सेकेंड। ये है बिहार का जो है यहाँ पे बॉटम पॉइंट है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। और यहाँ से इसका विस्तार अगर देखेंगे यहाँ पे देखें 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड है, यानी 24 से 27। ठीक है, अब देखिए यदि आप पोजीशन देखेंगे देशांतर रेखा की बात करेंगे, यदि देशांतर की बात करेंगे तो ये आपका देशांतर रेखा हो गया।
और देशांतर की पोजीशन की बात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ठीक है, और चूंकि अगर बात करेंगे यहाँ पे अगर डायरेक्शन की, तो यहाँ पे अगर पॉइंट ले लेंगे तो ये पूरब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। चूंकि भारत ही पूर्वी भाग में पड़ता है, तो वैसे में बिहार ही पूर्वी में पड़ेगा, तो ये पूर्वी देशांतर यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ये यहाँ पे डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 88 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट और 40 सेकेंड। तो देशांतर पे अगर पोजीशन बात करेंगे तो पूर्वी में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक। अक्षांश पे बात करेंगे तो 24 से अप्रक्ष जो है 27 के बीच में है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अगला जो है आपको कि बात करें यदि बिहार की, कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब लंबाई, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। यहाँ पे देखेंगे, ये उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो बिहार की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूरब जो है कितना है, 400 आपको 83 किलोमीटर। यानी बिहार चौड़ाई में यहाँ पे ज्यादा है, आपको यहाँ पे लंबाई में थोड़ा कम है। तो बिहार का मैप ऐसा आपको दिख रहा है, 345 और 483। अब देखिए यदि बात करेंगे, चूंकि यहाँ पे अभी हम लोग मैप देख रहे थे, और इस मैप में ध्यान देंगे आप, तो बिहार जो है किन किन राज्यों या देश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और ऐसे में ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ये कौन सा हो गया, आपको नेपाल हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये तो नेपाल हो गया। तो बिहार जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, पहला बात। ठीक है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे ये नेपाल के साथ बिहार बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे यदि ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में यानी ईस्ट में, ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये ऊपर नॉर्थ हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपका ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो नॉर्थ में जो है बिहार किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ। क्लियर है। अब देखिए पश्चिम में देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे यूपी हो गया। ठीक है, और यदि दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका झारखंड है। ठीक है, और पूरब में देखेंगे तो पूरब में आपका हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जो है बिहार का स्थिति रहा। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई हुई। तो बिहार के भौगोलिक परिचय में हम लोग देखें कि अक्षांश रेखा पे क्या पोजीशन है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। साथ साथ देशांतर रेखा पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके, और यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ये कितना है 88 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट और 40 सेकेंड। क्लियर है। लंबाई हम लोग देखें पश्चिम से पूरब तक 483 किलोमीटर, और चौड़ाई यहाँ पे यानी उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, आप लंबाई चौड़ाई किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण देखेंगे 345, पूरब से पश्चिम देखेंगे 483 किलोमीटर। अब कुछ और यहाँ पे फेंक दिया गया, बाकी आप देख रहे हैं कि दक्षिण में जो है झारखंड है, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा है, और यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है। साथ साथ कुछ और यहाँ पे फेंक दिया गया है, जैसे देखें कि नाम है इसका बिहार। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार, ठीक है, और उड़ीसा जो है अलग हो गए थे। तो बिहार और उड़ीसा पहले साथ साथ ही थे। ठीक है, बंगाल से इनका विभाजन कब होता है, 22 मार्च 1912 को। फिर उड़ीसा भी अलग हो जाता है कब, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, फिर बिहार से जो है बिहार का बंटवारा होता है लास्ट 15 नवंबर 2000 को, और झारखंड अलग हो जाता है। तो देखिए तीनों डाटा को याद रखेंगे। बिहार का जो है बिहार अस्तित्व में कब आता है। ठीक है, अस्तित्व में तो बिहार पहले से ही था, लेकिन मिडाइबल टाइम पीरियड के बाद अगर बात करें, आधुनिक जब बिहार आता है तो उस समय बिहार का कोई अस्तित्व होता नहीं है, बंगाल का पार्ट होता है बिहार। तो बंगाल से बिहार कब निकलता है, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को, और इसीलिए हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। साथ साथ उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को, याद रखेंगे, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को, और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए तो इसी 22 मार्च को आपको बिहार दिवस और बिहार का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। अब देखिए बिहार के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा भी गया है आपको, ये आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है,
94,100 जो है 63 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये जो है आपको 2.86% है। कितना है? 2.86%, याद रखेंगे। दूसरा बात, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो 173 फीट, यानी मीटर में बात करेंगे तो 52.73 मीटर। अब चूंकि इसमें डाटा ज्यादा होगा तो आप लोग थोड़ा रिपीट करके पढ़ेंगे। समुद्र तट से दूरी अगर बात करेंगे बिहार की तो 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आप याद रखेंगे। पहला, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत का कितना है? 2.86%। ठीक है, चलिए इतनी सारी बातें हो गई। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभी चूंकि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बिहार का राजनीति। ठीक है, हम लोग बिहार का पोजीशन देख लिए। अब चूंकि बिहार में क्या क्या विशेष है, बिहार में इतने जिले हैं तो उन जिलों की क्या विशेषता है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैप तो आप लोग को विजुअल हो पा रहा होगा, तो चलिए थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे। अब पूरा विजुअल हो पा रहा होगा। ये अपना जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये अपना जो है आपका बिहार हो गया। ठीक है, ठीक है, आप सभी को विजुअल होगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम कि इसमें जो है ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उत्तर में देखते हैं बिहार के कौन कौन से जिले हैं और इनकी क्या विशेषता है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर आप लोग को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, बाकी आप लोग के पास मैप होगा ही। तो बिहार के जो है कॉर्नर में अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो हम इस कॉर्नर से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं आपका। सबसे पहले यहाँ पे जो जिला आपको दिख रहा है कौन सा है? आपको पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये जिला जो आपको कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण की विशेषता क्या है? तो देखिए सबसे पहला बात जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, पश्चिमी चंपारण जो है इसके अगर लेफ्ट में देखेंगे आप, ये क्या है? आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको ये थोड़ा गोपालगंज के साथ आपको बाउंड्री शेयर कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से आपको बनाया जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण देखिए उत्तर प्रदेश, नेपाल और गोपालगंज के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब देखिए पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो सबसे पहली विशेषता, ये सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, देखिए 5,228 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पहली बात याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, इससे थोड़ा छोटा कटिहार और फिर पूर्णिया। आजकल जो है बिहार के एग्जामों में आपको टॉप 3, बॉटम 3 ये सब डाटा पूछा जा रहा है, तो ऐसे में याद करेंगे। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, इससे छोटा कटिहार और इससे छोटा आपको पूर्णिया। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 और 1 3। नेक्स्ट देखिए पश्चिमी चंपारण की एक विशेषता क्या है कि सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति यहीं पे है बिहार में। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, यानी सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब जो है कहाँ पे है? बिहार में पश्चिमी चंपारण में है। इनका प्रतिशत देखिए कितना है? 6.4%। तो 6.4% सिविल ट्राइब जो है कहाँ पे रहते हैं? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, 2-3 प्रश्न हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट अगर देखिए, चलिए तो यहाँ पे अगला जिला आपको दिख रहा है यहाँ पे गोपालगंज। ठीक है, चलिए हम लोग टॉप टू बटम ही जाते हैं, फिर आपको धीरे धीरे मूव करेंगे। गोपालगंज के बारे में देख लें यहाँ पे, ये हुआ आपका गोपालगंज। ठीक है, सर्वाधिक जो है लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो है गोपालगंज। यहाँ पे देखिए 10,121,1,000, यही है यहाँ पे रेशियो, यानी 1,000 यहाँ पे मेल है और फीमेल कितनी है? 10,021। 1,000 पुरुष और 10,021 जो है महिलाएं। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, यानी सबसे ज्यादा गोपालगंज, इससे कम जो है सिवान और इससे कम सारण। ये बात याद रखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो गया। ठीक है, इससे कम सिवान और इससे कम सारण। न्यूनतम जो है दशकीय वृद्धि वाला जिला भी आपका गोपालगंज है। ठीक है, 19% जो है यहाँ पे वृद्धि देखा गया है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। साथ ही सीमा शेयर करने की अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ पे पश्चिम में जो है देखेंगे पूरब में, तो ये पश्चिमी भाग अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार का, तो पश्चिमी भाग में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए इसको थोड़ा हम जूम इन कर देते हैं। तो ये जो भी आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के साथ आपको बाउंड्री शेयर कर रहा है। सिंपल सी बात है,
गोपालगंज भी आपको उत्तर प्रदेश के साथ आपको बाउंड्री शेयर करेगा। अगर राज्यों की बात करें, जिला में देखें तो यहाँ पे जो है पश्चिमी चंपारण, साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो ये पूर्वी चंपारण हो गया, और ये यहाँ पे आपको सिवान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा जो है आपको सारण जो है दिख रहा है, ठीक है। तो ये गोपालगंज का पोजीशन हुआ। बाकी एक मैपिंग जो है और हम डिटेल में कराएंगे, अभी के लिए इतना सारा आप देख लें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें कैमूर, ठीक है। ये कैमूर आपको दिख रहा है। कैमूर में देखेंगे न्यूनतम जो है जनघनत्व है मात्र 488, और जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो देखिए कैमूर सबसे कम, इसके बाद थोड़ा अधिक जमुई और उसके बाद बांका, ठीक है। बाकी हम एक एक करके जिला भी आपको बता देंगे। अभी जो विशेष फैक्ट है किस जिला से, ये हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रोहतास है। रोहतास से रिलेटेड आप लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। पहला, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है बिहार में, तो रोहतास जिले का ही है, ठीक है, 73.4%। अब जो भी रिपोर्ट हम लोग के पास मौजूद है अभी यही है, अभी अपडेट होगा तो हो सकता है चेंज हो जाए। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास हो गया। देखिए रोहतास सबसे ज्यादा, इसके बाद पटना और इसके बाद आपका भोजपुर। अच्छा, सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपको रोहतास का ही हो जाएगा 82.9%। और महिला साक्षरता अगर पूछा जाए तो इसमें भी रोहतास ही हो जाएगा 63%। इतना डाटा याद रखेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक साक्षरता है किस जिले का है, रोहतास का है। सबसे जो है पुरुषों में साक्षरता भी रोहतास ही है, महिलाओं में भी आपको रोहतास ही है। नेक्स्ट देखिए इसी के बगल में आपको यहाँ पे दिख रहा है औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होता है, ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, इसके बगल में यहाँ पे आपको गया दिख रहा है, ठीक है। गया सबसे कम यहाँ पे तापमान और सर्वाधिक तापमान भी यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे कम और सर्वाधिक तापमान यहीं पे, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ता है बिहार में। साथ साथ इससे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे है, ये गया में ही है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात की है अनुसूचित जनजाति का, और वो है आपका पश्चिमी चंपारण यानी एसटी का। और एससी अगर पूछा जाए, शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा गया में है, और ये 30.4% के करीब में है। गया में सबसे ज्यादा अनुसूचित जो है जाति है, उससे जो है कम देखेंगे तो पटना, और उससे कम समस्तीपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे पटना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पटना का सर्वाधिक जनसंख्या है बिहार में, ठीक है। पटना हो गया, फिर इससे कम पूर्वी चंपारण, फिर आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये बात किया जा रहा है जनसंख्या का, ठीक है, ध्यान देंगे। तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा बिहार में पटना है, उससे कम जो है आपको पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। एक बात और याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा नगरीकरण जो है हुआ है अभी हाल फिलहाल पटना का, 43.1%। सबसे ज्यादा नगरीकरण किसका हुआ है, पटना का हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक डाटा और आपका शेखपुरा के लिए है, सबसे कम जनसंख्या वाला। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे है शेखपुरा, शिवहर, अरवल, ठीक है। अच्छा, मुंगेर की बात अगर कर लेंगे तो न्यूनतम जो है लिंगा अनुपात की बात करें, अधिकतम की हम बात कर लिए थे अभी गोपालगंज। न्यूनतम की बात करें यहाँ पे देखिए मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, तीनों को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए पूर्णिया के बारे में है आपके लिए। सबसे कम साक्षरता, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णिया हो गया, फिर सीतामढ़ी और फिर कटिहार। तो सबसे कम किसका हो गया, पूर्णिया का हो गया, याद रखेंगे। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी यहीं का है। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता अभी हम लोग देखिए रोहतास का, और सबसे कम जो है पूर्णिया का। इसके अलावा देखें किशनगंज के बारे में, ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा बिहार में वर्षा यहीं पे होता है, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति भी है। दो बात याद रखेंगे, सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होता है आपको, तो किशनगंज में, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पे है, शिवहर में। इससे थोड़े अधिक आपको किशनगंज और शेखपुरा। याद रखेंगे शिवहर में सबसे कम जो है अनुसूचित जाति है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति। नेक्स्ट देखिए, एक है मधेपुरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सर्वाधिक जो है आपको दशकीय वृद्धि कहाँ का है, मधेपुरा का है। अभी हम लोग देखे थे न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज का, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसका हो गया आपका, मधेपुरा का 31.01। इसका मीनिंग कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो। दशकीय वृद्धि यानी पिछले 10 सालों में जनसंख्या में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है देखने को कहाँ मिला है,
तो लगभग 31% मधेपुरा में और सबसे कम जो है आपको गोपालगंज में। नेक्स्ट देखिए, एक सहरसा से इंफॉर्मेशन है आपका यहीं पे बगल में। सहरसा की क्या है कि यहाँ पे न्यूनतम महिला साक्षरता है। ठीक है, अधिकतम महिला साक्षरता कौन सा था आपको? रोहतास, और न्यूनतम हो गया आपका सहरसा। ठीक है? चलिए, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन था यहाँ पे, बाकी इसको एक दो बार आप लोग रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ इंफॉर्मेशन आपको और बता देते हैं। सबसे अगर छोटा जिला का बात किया जाए, ठीक है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो ये आपको यहाँ पे शिवहर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे आपको, सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो गया? शिवहर। ठीक है, याद रखेंगे। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला हो गया, मात्र 444 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, ठीक है, ये आपको शिवहर का ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं का है, इससे कम थोड़ा पटना, इससे कम दरभंगा। अच्छा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भी शिवहर में ही है, ये बात आप याद रखेंगे। यानी सबसे कम जो है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है सबसे कम कहाँ पे है? तो ये शिवहर में है। सबसे अधिक कहाँ पे थे आपको? पश्चिमी चंपारण में थे। क्लियर होगा? चलिए, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख लिए। एक बार हम इसको फिर से एक छोटा सा रिव्यू कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जिला हो गया आपको पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा हो गया आपको शिवहर। ठीक है, साक्षरता में बात करें तो रोहतास सबसे ज्यादा हो गया, कम सबसे पूर्णिया हो गया। पुरुषों में बात करेंगे रोहतास सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम जो है आपको पूर्णिया हो गया। महिलाओं में बात करेंगे सबसे कम साक्षरता दर सहरसा का हो गया। दशकीय वृद्धि की बात करेंगे, सबसे अधिक जो है मधेपुरा का हो गया, सबसे कम जो है आपका गोपालगंज का हो गया। लिंगानुपात की बात करेंगे, सबसे अधिक गोपालगंज है, उससे कम सिवान, और फिर आपको सारण। साथ साथ जो है एक और डाटा हम लोग देखे थे यहाँ पे कि सबसे अधिक बारिश जो है कहाँ पे होती है आपको? तो ये आपको किशनगंज में। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति भी आपको अगर देखेंगे तो सबसे कम जो है शिवहर में, फिर किशनगंज और शेखपुरा में। ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। बाकी चलिए एक बार थोड़ा सा एक आध फैक्ट और यहाँ पे बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो यहाँ नहीं दिया गया है, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए, ये वाला टॉप वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक प्रश्न बनेगा। अब अभी हम लोग देखे थे कि ये कौन सा आपको, ये नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल के साथ बिहार का कौन कौन सा जिला बाउंड्री शेयर करता है? याद कर लेंगे इसको। देखेंगे अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट करें, एक नंबर पे हो गया पश्चिमी चंपारण। ठीक है, दूसरा पे हो गया आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, तीसरा हो गया यहाँ पे देखिए सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए आपको मधुबनी दिख रहा है, सुपौल, ठीक है, अररिया, और आपको किशनगंज। ये जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट जो है आप सभी को नहीं होगा। एक बार और देख लें। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेपाल के साथ कहानी? सबसे पहले आपको पश्चिमी चंपारण, ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान देंगे, पश्चिमी चंपारण के बाद कौन सा हो जाएगा आपको? पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण के बाद यदि बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका सीतामढ़ी दिख रहा है, नेक्स्ट मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से कि बिहार के जो है सबसे पूरब में कौन है? आप इस मैप में इजीली देख पाएंगे कि सबसे पूरब में कौन है। देखिए, एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पूरब में कौन है? यही टच कर रहा है यहाँ पे पॉइंट, और ये कौन है? किशनगंज जिला है। सबसे पूरब में कौन है? किशनगंज है। ये भी बात थोड़ा याद रखेंगे। अब ये भी पूछ सकता है थोड़ा लोकेशन की दृष्टि से। चलिए मैं बता देता हूँ। एक तो प्रश्न हो गया नेपाल से कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है। अब ये बीचों बीच हिस्सा हो गया बिहार का, मान लीजिए। तो यहाँ से जो है एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनेगा, पोजीशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्लियरली पता हो गया, ये क्या हो गया आपका? ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। चलिए देखिए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो किशनगंज का पोजीशन आपको क्या है? ध्यान देंगे तो किशनगंज का पोजीशन क्या है? तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच है, यानी पूरब और उत्तर के बीच है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है किशनगंज का पोजीशन क्या है? तो आप क्या बोल सकते हैं? उत्तर पूरब बोल सकते हैं, या चाहे तो आप जो है पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं।
जनरली देखिए डायरेक्शन जब बोला जाता है तो नॉर्थ और साउथ को ध्यान में रख के बोला जाता है। एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको इसी तरह बोलना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन चाहे तो आप ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण का पोजीशन क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। यूपी के साथ जो है कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यूपी के साथ जो है कौन कौन जिला बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण सबसे पहले हो गया आपका, पश्चिमी चंपारण। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे, ठीक है, दूसरा नंबर जिला आ गया आपका गोपालगंज। तीसरा देखिए यहाँ पे सिवान आ गया। ठीक है, चौथा देखिए यहाँ पे आपको सारण आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको भोजपुर आ गया पांचवा। छठा देखिए बक्सर आ गया आपको। फिर नेक्स्ट देखिए कैमूर हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए आपको तो ये रोहतास हो गया। ठीक है, तो ये जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। एक प्रश्न और यहाँ पे ध्यान देंगे, झारखंड के साथ जो है कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे बॉटम में, ये आपको रोहतास हो गया। इसके बाद औरंगाबाद हो गया दूसरे पे। तीसरा आपको कौन सा हो गया, गया हो गया। ठीक है, फिर आपको नवादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको जमुई दिख रहा है और यहाँ पे बांका दिख रहा है। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि बताइए जो है यहाँ पे ईस्ट में कौन कौन सा है, यानी बंगाल के साथ देखें तो यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, ये सब जो है आपको पूरब में हो गए। चलिए, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे, आप सभी को याद हो जाएगा। तो हम लोग इसका 2 टॉपिक फिनिश किया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय। देखिए, इस लेक्चर देखने के बाद पूरा आपका बिहार स्पेशल जो है फिनिश हो जाएगा मैप के माध्यम से। तो ये आपको बिहार दिख रहा है, कुछ यहाँ पे इमेज आपको बनाए हुए हैं। जैसे देखिए, राजकीय वृक्ष बिहार का क्या है, ये पीपल है। राजकीय पशु बिहार का क्या है, बैल है। राजकीय फूल बिहार का क्या है, आपको गेंदा है। राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। और राजकीय मछली यहाँ पे मांगुर है। और राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। ये सब बात तो याद रखेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या अगर बात किया जाए, चूंकि 2011 का रिपोर्ट ही अपने पास अभी मौजूद है, तो 2011 से बात करेंगे जनसंख्या, तो बिहार का जनसंख्या देखिए 2011 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 करोड़ है आपको। ठीक है, 10,40,00,000 जो है 99,452, याद रखेंगे। 10 करोड़ जो है 40,00,000 99,452। अच्छा, ये जनसंख्या जो है भारत के जनसंख्या का कितना है, तो 8.60। ठीक है, तो 8.60% जो है भारत का है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, बिहार जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना था, तो अभी हम लोग देखे थे 2.8 जो है 6 के करीब में। ठीक है, अच्छा, वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से था, ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या 10,40,99,452, डाटा याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रतिशत में पूछा जाए 8 से। देश में स्थान क्या है इसका, बिहार का तीसरा है। तो पहले और दूसरे पे कौन हो जाएगा, पहला पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया भारत में, और दूसरा पे आपको महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। बिहार की लिंगा अनुपात बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस है, ये 918 है। कहने का तात्पर्य क्या है, ओवरऑल बिहार का 918/1000, यानी 1000 पुरुष और 918 महिलाएं। ठीक है, ये जो है बिहार का लिंगानुपात है। जबकि बिहार में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो बिहार का ये 935 है। ठीक है, अभी हम लोग सेंसस अलग से देखेंगे, तो सेंसस अलग से देखेंगे तो वहां पे आपको डाटा कंपेयर करके बताएंगे। कुछ प्रश्न आपको बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि आप कंपेयर करके बताइए कि पिछले के अकॉर्डिंग जो है ये जनसंख्या बढ़ा कितना है, लिंगा अनुपात कितना बढ़ा है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें बिहार का, तो ये 25.4% है। यानी पिछले 10 साल में जो है, यानी 2001 से 2011 तक देखेंगे तो जनसंख्या यहाँ का कितना बढ़ा है, 25.4%। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ये 1106 है, और राज्यों में पूरे भारत में नंबर 1 है। यानी 1106 लोग रहते हैं आपको पर स्क्वायर किलोमीटर, बिहार में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में देश में ये पहला पोजीशन पे है। क्लियर है, इतना सारा फैक्ट याद रखेंगे। जनसंख्या 10,40,99,452, प्रतिशत में 8.6, देश में स्थान है तीसरा, पहला पे यूपी, दूसरा पे महाराष्ट्र, लिंगानुपात 918,
शिशु लिंगानुपात 935, 10 की वृद्धि कितना हो गया 25.4, जनसंख्या घनत्व 1106 और जनसंख्या घनत्व में नंबर 1। कुछ और देखें तो बिहार में जो है टोटल आपको 9 प्रमंडल है। जिले की बात करें तो 38 जिले हैं। सबसे नया जिला कौन सा है आपका, अरवल है। ठीक है, तो बिहार का सबसे नया जिला अरवल, याद रखेंगे। अनुमंडल की बात करें तो 101 है, प्रखंड 534, ग्राम पंचायत 8300 जो है 87, ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो बिहार को जो है 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। 9 प्रमंडल के अंतर्गत जिले आएंगे आपको 38, इसमें अनुमंडल आ गया 101, प्रखंड हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपको वार्ड आता है। ये बिहार का जो है यहाँ पे आपको डाटा हो गया, याद रखेंगे। बिहार में 9 प्रमंडल है। अब ये एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है। ठीक है, कि आप बताइए कि पटना जो है कौन से प्रमंडल में आता है, या आपसे पूछा जाए भोजपुर कौन से प्रमंडल में आता है, बताइए गोपालगंज कौन से प्रमंडल में आता है। एक प्रश्न यहाँ से और आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो वहाँ पे आएंगे हम। अभी के लिए इतना याद रखें, आपकी प्रमंडल 9 है, जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडल 101, प्रखंड 534। अगला कुछ डाटा और है यहाँ पे। लोकसभा की सीटें बिहार में अभी कितनी है, 40 है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 16 है। विधानसभा, ठीक है, ये कितना है आपको, 243। विधान परिषद 75 है। ठीक है, बिहार में कैसा व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारत में भी 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। याद रखेंगे ये डाटा। ठीक है, लोकसभा में बिहार में 40 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितनी है, 16 है। विधानसभा में कितनी है, 243। विधान परिषद में बात करेंगे 75, और यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। चलिए, नेक्स्ट जो है बात करते हैं साक्षरता दर की। अकॉर्डिंग टू 2011, तो बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8 है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 71.2 है। यहाँ से लगभग 10 प्लस कर दें आप लोग। ठीक है, 71 में 10 लगभग 71, और महिला का जो है ओवरऑल में 10 लगभग माइनस कर दें, 51.5। ठीक है, तो एवरेज अगर निकालेंगे आप तो एवरेज लगभग आपको 61 बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 71.2 पुरुषों का हो गया, प्लस महिलाओं का कितना हो गया, 51.5, डिवाइड 2 करेंगे यहाँ पे, ये 7 हो गया, ये आपको 2 आ गया, ये 7 5 12 आ गया, डिवाइड 2। ठीक है, ये 2 छक 12 हो गया। ठीक है, 2 छक 12 हो गया। ठीक है, और ये लगभग आ जाएगा आपको 61.8। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखिए बिहार का राजनीतिक परिचय देख लिए, बिहार का जनसंख्या देख लिए, बिहार का राजकीय फूल, राजकीय पशु वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें चूंकि डाटा डाटा हो जाएगा तो आप लोग रिपीट करेंगे लेक्चर को अधिक बार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, बिहार में वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ कहाँ पे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यहाँ पे है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, यही है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। साथ साथ यहाँ पे उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है, ये पश्चिमी चंपारण में है, पहली बात। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको वैशाली दिख रहा होगा। वैशाली में बात करेंगे, चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए वैशाली में यदि बात करेंगे, यहाँ पे वरेला जो है सलीम अली जुबा सहनी अभयारण्य है। ठीक है, तो वैशाली में कौन है आपको, वरेला जो है सलीम अली, ये काफी पशु पक्षियों से लगाव रखते थे, और इन्हीं के नाम पे ये सहनी अभयारण्य है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बक्सर में है एक आपको बक्सर पक्षी विहार है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, बक्सर पक्षी विहार। कैमूर में देखेंगे तो कैमूर जो है वन्यजीव अभयारण्य है आपका, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गया में बात करेंगे अगर, तो गया में जो है आपको यहाँ पे है गौतम बुद्ध अभयारण्य है, याद रखेंगे गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है, गया में है। पटना में यदि बात करते हैं तो पटना में आपका संजय गांधी जैविक उद्यान है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, पटना में है। नेक्स्ट देखिए, राजगीर। ठीक है, नालंदा में यहाँ पे देखें तो राजगीर अभयारण्य है, राजगीर अभयारण्य और पंत अभयारण्य, ये कहाँ पे आपको, नालंदा में। नेक्स्ट देखिए जमुई, और जमुई में आपको नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य।
तो जमुई में हो गया नागी डैम और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट देखिए मुंगेर, और मुंगेर में आपका हो गया भीम बांध अभयारण्य। ठीक है, भीम बांध अभयारण्य जो हो गया आपका मुंगेर में हो गया। अगला देखें भागलपुर में बात करें, यहाँ पे विक्रमशिला पक्षी विहार है और विक्रमशिला गांगे डाल्फिन अभयारण्य है। दोनों याद रखेंगे, कहाँ पे है, भागलपुर में है विक्रमशिला पक्षी विहार, साथ साथ विक्रमशिला गांगे डल्फिन अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखेंगे, अगला जो है आपको यहाँ पे बेगूसराय कांवर झील पक्षी यहाँ पे अभयारण्य है आपको बेगूसराय में। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। चलिए, तो ये जो हम लोग डाटा देखे हैं, ठीक है, कि बिहार में जो है आपको वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पे है, एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान देंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको पश्चिमी चंपारण में है। शलीमल्ली जो है जुब्बा साहनी अभयारण्य आपको वैशाली में हो गया। बक्सर बक्सर में ही होगा, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। कैमूर कैमूर में ही हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध आपको गया में हो जाएगा। ठीक है, संजय गांधी आपको राष्ट्रीय उद्यान जो है जैविक उद्यान, ये आपको पटना में हो जाएगा। राजगीर अभयारण्य या पंत अभयारण्य आपको नालंदा राजगीर में हो जाएगा। जमुई में एक नागी और एक नकटी डैम अभयारण्य हो जाएगा। भीम बांध जो है आपको ये मुंगेर में। बेगूसराय में कांवर झील हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। साथ साथ भागलपुर में जो है आपको विक्रमशिला पश्चिम जो है बिहार हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और है जो कटिहार है आपका। कटिहार में जो है गोगाबिल पक्षी विहार है। ठीक है, ये कटिहार है और यहाँ पे आपका गोगाबिल जो है पक्षी अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं बिहार में खनिज संसाधन। ठीक है, अब चूंकि बिहार में खनिज की मात्रा उतनी है नहीं, फिर भी चलिए देखते हैं। उसमें भी अगर आप उत्तर बिहार में देखेंगे तो खासा आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। इसमें पूर्वी चंपारण सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको सोरा पाया जाता है। पूर्वी चंपारण में सोरा। ठीक है, और सोरा आपको पता ही है हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो है, इसको विस्फोटक जो है एज ए पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब उत्तरी बिहार में सारण में बात करेंगे तो यहाँ भी आपको सोरा मिलता है। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण और सारण में जो है आपको सोरा मिलता है। साथ साथ बेगूसराय में भी आपको सोरा जो है मिलता है। इतना बात याद रखेंगे। अब मैक्सिमम जो खनिज है वो आपको दक्षिणी बिहार में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। यहाँ पे कैमूर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और कैमूर में जो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे चूना पत्थर। ठीक है, कैमूर में चूना पत्थर। नेक्स्ट देखिए, आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये रोहतास हो गया आपका। और रोहतास में आपको क्या देखने को मिलता है, चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट और गंधक। याद रखेंगे, रोहतास में आपको चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट और गंधक यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको प्लांट वगैरह भी लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे उस पर हम बात करेंगे। बाकी अभी के लिए याद रखें, रोहतास में चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट और गंधक। नेक्स्ट है औरंगाबाद यहाँ पे। ठीक है, औरंगाबाद में देखिए कोयला आपको थोड़ा मोड़ा कोयला यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है आपको गया। ठीक है, गया में देखिए तो अब्रक, यूरेनियम और लिथियम। ठीक है, अब्रक, यूरेनियम और लिथियम। अगला है आपको नवादा। नवादा में बात करेंगे तो यहाँ पे अब्रक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपको जमुई। जमुई की बात करें तो यहाँ पे कोर्टाइज, फेल्सपर और सोना। ठीक है, अभी यहाँ पे अनुमान लगाया गया कि भारत में सबसे अधिक यहाँ पे सोना है। खैर, यहाँ पे जब ये खोजें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद जानकारी स्पष्ट होगा। नेक्स्ट देखिए मुंगेर है आपका, और मुंगेर में आपको शोप स्टोन, सिलिका सैंड, बक्साइड, क्वास्ट और चीनी मिट्टी, ये आपको मुंगेर में देखने को मिलता है। अगला है आपको इसी के बगल में यहाँ पे भागलपुर। भागलपुर में चीनी मिट्टी और सीसा। तो चूंकि बिहार में मिनरल्स की बात करें, खनिज की बात करें तो उतनी उपलब्धता नहीं है, फिर भी जो है ये आपको देखने को। उत्तर बिहार में तो कुछ है नहीं। उत्तर बिहार में बात करें तो केवल सोरा यहाँ पे देखे तो आपको पश्चिमी पूर्वी चंपारण, ठीक है, और सारण में। साथ साथ यहाँ पे हम लोग दक्षिणी बिहार में कुछ आपको खनिज देखने को मिल रहा है, जैसे चूना पत्थर कैमूर में मिल रहा है। चूना पत्थर आपको रोहतास में भी, लेकिन रोहतास में इसके अलावा पाइराइट, डोलामाइट, गंधक वगैरह। औरंगाबाद में हम लोग कोयला देख रहे हैं। गया में अब्रक, यूरेनियम, लिथियम देख रहे हैं। नवादा में अब्रक। जमुई में जो है क्वार्टाइज, फ्लस्पर और सोना। मुंगेर में हम लोग देखे शोप स्टोन, सिल्का सैंड, बक्साइट, क्वार्टाइज और चीनी मिट्टी। और भागलपुर में चीनी मिट्टी और सीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार के खनिज संसाधन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है बिहार की नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। अब देखिए बिहार की अगर नदियों की बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, ये बीचों बीच जो आपको ब्लू कलर का लाइन लिख रहा है, चलिए इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है, ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो आपको ये है गंगा नदी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, ये तो आपको पता है कि कौन है, ये पूरब है, ठीक है, ये आपको पश्चिम हो गया, ये आपको उत्तर हो गया, और ये आपको दक्षिण हो गया। क्लियर है? तो पश्चिम से पूरब जो है देखेंगे तो ये गंगा नदी आपको निकलती है, आपको पता है पूरब में बंगाल है, एंट्री होता है इसका पश्चिम से, ये जो इधर उत्तर प्रदेश से होते हुए यहाँ पे आपको बिहार में एंट्री करती है। अब गंगा नदी ही मुख्य नदी है बिहार की, ठीक है, सबसे बड़ी जो है नदी, और इसकी जो है बहुत सारी यहाँ पे सहायक नदी आपको दिख रही है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टाइम एक्सपेंड करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। और गंगा नदी की अगर बात करेंगे तो ये थोड़ा सा बिहार को बांट भी रहा है। गंगा नदी के ऊपर आप उत्तरी बिहार बोल सकते हैं और दक्षिण में आप दक्षिणी बिहार बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक जो है ये प्राकृतिक विभाजक रेखा भी इसको आप बोल सकते हैं। चलिए अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं आपको कि एक तो उत्तरी बिहार जहां तक बात की है, तो उत्तर की ओर से कौन कौन नदियां आके मिल रही है गंगा में, और दक्षिण की ओर से कौन कौन नदियां आके मिल रही है, ठीक है, ये आपसे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर बिहार की कौन कौन नदियां जो है गंगा में आके आपको मिलती है। तो हम लोग जो है लेफ्ट टू राइट देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, ताकि आपको स्पष्ट दिख पाए। अब देखिए एक बात स्पष्ट आपको कर दूं कि उत्तर बिहार की जो भी नदियां हैं, ये सब क्या है, हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, ये सारी जो है हिमालय से निकलती है, और इनमें जो है पर्याप्त मात्रा में पूरे साल जो है जल की उपलब्धता रहती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नदियों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नदियों का जो है जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे अगर शुरुआत करें, यहाँ पे एक नदी आपको दिख रही है, ठीक है, दूसरी देखिए यहाँ पे आपको एक नदी दिख रही है, चलिए इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। तीसरी नदी यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, चौथी नदी यहाँ पे देख ले आप, ये चौथी नदी हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये आपको पांचवी नदी हो गई आपको। नेक्स्ट देखें यहाँ पे एक और नदी आपको दिख रही है, ये दोनों का यहाँ पे समागम हो रहा है, और फिर जाके लास्ट में यहाँ पे गंगा में मिलेगी। और नेक्स्ट एक और नदी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और बीचों बीच जो है आपको ये ब्लू कलर का लाइन जो दिख रहा है, ये गंगा नदी है। सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो नदी है, ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, ये जो एक नंबर इसको हम नंबर कर देते हैं, ये है आपको घाघरा या घाघर, या इसको सरयू भी बोलते हैं, ठीक है। और सरयू के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए उद्गम इसका कहाँ पे है, माप जो है चाचुंगी तिब्बत का पठार, संगम इसका कहाँ हो रहा है, सारण में, ठीक है। तो इसका संगम कहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये इसका संगम सारण में हो रहा है, गंगा नदी में ये अपनी जल आके यहाँ पे जो है पूरा जल यहाँ पे मिला दे रही है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये जो अभी हम डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं आपको, ये रेड कलर वाली लाइन, ये आपको नदी है घाघरा नदी, ठीक है, इसको नंबर 1 हम दे रहे हैं, ठीक है। और पूछा जाए कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, आप क्या बोलेंगे, तिब्बत का पठार माप चाचुंगी। संगम कहाँ पे हो रहा है, दूसरा बात याद रखेंगे, सारण में, ठीक है। लंबाई इसकी टोटल कितनी है, 900 आपको 17 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में प्रवेश इसका कहाँ पे होता है, तो देखिए यहाँ पे बिहार में कहाँ एंट्री कर रहा है, बिहार में ये सिवान में एंट्री कर रहा है यहाँ पे, तो बिहार में सिवान में ये प्रवेश कर रहा है। अच्छा बिहार में आने से पहले देखिए ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक और देखेंगे, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा भी जो है शेयर कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यहाँ पे सीमा बनाने का भी काम कर रहा है। इतना सारा फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगली नदी देखते हैं,
और अगली नदी है यहाँ पे आपको दूसरी नंबर की नदी, ये है गंडक। ठीक है, इसको नंबर 2 कर देते हैं। और देखिए ये गंडक नदी आपको यहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे अगर, तो गंडक का जो है उद्गम कहाँ है, सबसे पहला प्रश्न तो ये नेपाल के हिमालय से है। संगम कहाँ पे होता है, तो गंगा नदी में एक पहलेजा घाट पड़ता है यहीं पे। ठीक है, ये गंडक का संगम अगर ध्यान देंगे, तो इसका संगम यहाँ पे आपको हो जाएगा पहलेजा घाट। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका गंडक। और गंडक के बारे में अगर यदि बात करें तो देखिए ये भी जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री जो है बना रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी कुल लंबाई है 640 किलोमीटर। एक बार और आपको हम नदी बताएंगे अलग जो है तरीके से। अभी यहाँ पे मैप पे देख ले, बाकी मैप नदी में आगे एक बार और दिखाएंगे हम आपको। नेक्स्ट है आपको बूढ़ी गंडक, ये तीसरी नंबर की नदी हो गई। ठीक है, उद्गम इसका कहाँ पे हो गया, तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी हो गई। ठीक है, संगम कहाँ होता है, गंगा नदी में खगड़िया के पास होता है। कुल लंबाई इसका है 320 किलोमीटर, ये है बूढ़ी गंडक आपको। और इसका समागम जो है आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इसका समागम देखिए बूढ़ी गंडक का आपको हो जाएगा खगड़िया के पास। अभी देखिए ये सीक्वेंस लगाने का भी आपके एग्जाम में आ सकता है, लेफ्ट टू राइट जो है, बाएं से दाएं की ओर जो है गंगा नदी में मिलाने वाला सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले घाघरा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका कौन हो गया, गंडक, फिर हो गया बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट चौथा देखते हैं। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बाद चौथा है आपको बागमती। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका बागमती हो गया। बागमती जो है उद्गम इसका शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से हो गया, और कोशी नदी में जो है बदला घाट के पास अपना ये जल जो है छोड़ देती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जाके यहाँ पे कोशी नदी में, गंगा नदी में नहीं मिली है, कोशी नदी में मिली है, और फिर कोसी जाके आपको गंगा में अपना पानी छोड़ देगा। एक तरह से कोशी की सहायक नदी आप इसको बागमती को बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला जो नदी है वो आपका है कमला। ठीक है, यहाँ पे जो आपको येलो कलर से लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका कमला। कमला की अगर बात करें तो इसका उद्गम जो है आपको महाभारत श्रेणी जो है सिंगुलिया गढ़ी नेपाल में है, और संगम है कोसी नदी के जो है बदला घाट के पास। तो देखिए ये भी जो है बदला घाट के पास ही कोसी नदी में, यानी कोसी की सहायक नदियां हो गई कौन कौन आपको, बागमती और कमला। ठीक है, चलिए ये भी बात याद रखेंगे। और नेक्स्ट हो गया आपका कोसी, ये नेपाल और तिब्बत में इसका उद्गम हो गया। गंगा नदी में जो है कुर्सेला कटिहार के पास, और बिहार में प्रवेश करती है ये सुपौल में। ठीक है, इसकी सहायक नदी भी हम बता दिए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है अपना पानी आके यहाँ पे मिला दे रही है। ठीक है, गंगा नदी के कुर्सेला कटिहार के पास। अब ये नदी जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी सहायक नदी की वजह से और ये मजबूत हो जाती है, सालों भर जल रहता है, और ये खूब पर्याप्त जो है कटाव करती है, अपना मार्ग वगैरह चेंज करती रहती है। ठीक है, और इसमें जल पर्याप्त मात्रा में रहता है, और इसीलिए इसके कटाव करने की वजह से अत्यधिक इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, खूब बाढ़ वगैरह भी लेके आती है इस क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट नदी जो है उत्तर बिहार की ओर से आने वाली, ये है महानंदा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। महानंदा की बात करें तो दार्जिलिंग इसका उद्गम है। संगम गंगा नदी जो है गोदावरी घाट। ठीक है, लंबाई 300 जो है 60 किलोमीटर है, बिहार में किशनगंज, देखिए किशनगंज जिला यहीं पे इसका एंट्री हो रहा है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ये आपको बाउंड्री बनाएगी आपको पश्चिम बंगाल के साथ। क्लियर है, तो इतना सारा आप याद रखेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है आपको, घाघरा या सरुई, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। ठीक है, फिर आपको बागमती, फिर आपको बागमती के बाद नेक्स्ट चौथा कौन हो जाएगा आपका, कमला, कोशी और महानंदा। अब चलिए साउथ बिहार से देख लेते हैं कौन कौन नदियां जो है आती हैं। साउथ बिहार में अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो नदी दिख रही है वो है आपका करमनासा। ठीक है, ये नदी कौन सी है आपको, करमनासा है। करमनासा के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो है बिहार और यूपी के बीच बाउंड्री बना रही है, एक बात याद रखेंगे। उद्गम इसका कैमूर पर्वत है। ठीक है, संगम गंगा नदी के चौसा के पास, बक्सर में जो है चौसा के पास इसका संगम होता है। ये पहली बात याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका करमनासा, गंगा नदी में चौसा के पास इसका संगम। अब ये भी सीक्वेंस लगाने को आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नंबर 1 हो गया। दूसरा, ये दूसरी नदी जो दिख रही है आपको, ये है सोन नदी। ठीक है, कौन नदी है, सोन नदी है।
अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सा परियोजना वगैरह है, नेक्स्ट पेज में आपको बताएंगे। सोन नदी के बारे में यदि बात करें हम लोग, उद्गम है इसका मैकाल पर्वत अमरकंटक में, मध्य प्रदेश। संगम कहाँ होता है? गंगा नदी में, पटना के पास। लंबाई है इसका 784 किलोमीटर। बिहार में प्रवेश रोहतास जिले से करती है। तो देखिए प्रवेश कहाँ से कर रही है, संगम कहाँ से हो रहा है, इसको भी याद रखना है। संगम जो है पटना में हो जाएगा इसका, ठीक है, दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, पटना में इसका यहाँ पे आपको संगम हो जाएगा। एंट्री कहाँ से? रोहतास से हो रही है। चलिए, और इस पे जो है बहुत सारा नहर परियोजना है, आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरा नंबर हो गया। नंबर 3, नंबर 3 पे यहाँ पे देखें तो आपको कौन सी नदी दिख रही है? पुनपुन नदी। ये छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलती है। संगम इसका गंगा नदी के फतुआ पटना में है। ये सब जो नदियां हैं, ये हिमालयी नदी नहीं है। यहाँ पे जल की पर्याप्तता नहीं होती है, और उसके वजह से ये जो नदियां आपको बाढ़ वगैरह लेकर नहीं आ पाती है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। देखिए तीसरा नंबर जो है, अब कभी कभी ये सारी नदियां कौन सी है? बरसाती नदियां, कभी कभी ये नदियां सूख भी जाती हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर जो आपको नदी दिख रहा है, ये कौन सी नदी है आपको? पुनपुन है, ठीक है। तो पुनपुन से याद रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार से पलामू से निकलती है। गंगा नदी में जो है फतुआ पटना में आके ये मिल जाती है। अगला देखिए चौथा, फल्गु नदी है। फल्गु उद्गम निरंजना और मोहना के संगम पे है। गया और संगम पुनपुन नदी, ठीक है। तो ये पुनपुन नदी में आके आप जो है ये आपको फल्गु नदी मिल जा रही है, और ओवरऑल पुनपुन जो है अपना पानी जाके गंगा में मिला दे रही है। ये चौथा हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पांचवा यहाँ पे आपको क्यूल, ठीक है, क्यूल नदी यहाँ पे है। ये देखिए क्यूल नदी जो है इसका तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड में उसका उद्गम है। और गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में ये जो है गंगा में अपना पानी यहाँ पे मिला दे रही है। नेक्स्ट है नदी का नाम है अजय। अभी सब नदियों में पानी बहुत कम होता है। अजय जो है नदी, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये देवघर झारखंड से निकल रही है, और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में इसका संगम हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग सारा यहाँ से कंप्लीट किया, बाकी जो है गंगा आपको बीच में दिख ही रहा है। चलिए, अब बिहार में जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ, तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन आएगी? जो नॉर्थ वाली होगी। और दक्षिण से उत्तर की ओर तो सारी साउथ वाली नदियाँ होंगी। अब पूछेगा कि दक्षिण से जो है उत्तर की जाने वाले निम्नांकित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? 3 ऑप्शन आपका नीचे का दे देगा, एक ऊपर का दे देगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट भी पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस याद रखेंगे, जैसे क्रमनासा हो गया, शोन हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, क्यूल हो गया, अजय हो गया। ऊपर अगर लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो घग्गर हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंगट हो गया, बागमती हो गया, कमला, कोशी, महानंदा, ठीक है। ये सब बातें याद रखेंगे। चलिए, बाकी जो है बीच में आपको गंगा नदी दिख रहा है, और ये गंगा नदी ओवरऑल जाके आपको ये कलकत्ता में एंट्री करते हो, लास्ट में जाके आपको बंगाल की खाड़ी में अपना सारा जो है पानी वहां पे छोड़ देती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बिहार की नदियां देख लिए हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है, फिर नदियों से रिलेटेड ही है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, ये बीच में गंगा नदी दिख रही है। सबसे पहले देखते हैं गंडक पे कौन कौन सा परियोजना है। ये आपको गंडक नदी है, ये कौन सी है? आपको गंडक नदी हो गई। गंडक नदी पे जो है कुछ नहरें बनाई गई हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान देंगे। कौन कौन सी है? पहला त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तेउर नहर। ये जो है गंडक नदी से रिलेटेड है, और इससे सिंचाई वगैरह इस एरिया में किया जाता है। त्रिवेणी, सारण, तिरहुत और तेउर, ये गंडक नदी पे परियोजना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला देख लेते हैं जो कोसी नदी है। ये आपको कोसी नदी हो गई, इससे रिलेटेड कौन कौन परियोजना है ध्यान दीजिए। कोसी नदी पे देखेंगे तो एक पूर्वी कोसी नहर है और एक पश्चिमी कोसी नहर है। एक पूरब में होगा, एक पश्चिम में होगा, और एक राजपुर का नहर है, और एक बांध है हनुमान नगर बांध, ये याद रखेंगे। ये हो गया आपको राजपुर नहर बांध जो है, हनुमान नगर बांध जो है, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी, ये कोसी नदी का परियोजना हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो है एक आपको सोन नदी पे है, ठीक है। तो बिहार का तीसरा, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। नाहगर वगर की बात करें तो ये जो है आपका कौन सा नदी हो गया? सोन नदी, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ हम लोग कर्मनासा देखे थे।
सोन नदी में एक पूर्वी सोन नहर निकाला गया है और एक पश्चिमी सोन नहर, और इन्हीं से जो है पूरे एरिया में जो है यहाँ पे खेती वगैरह की जाती है, और बिहार में खूब ज्यादा यहाँ पे चावल का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका सोन नदी का पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। कुछ फैक्ट यहाँ पे और हैं, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखेंगे। सिंचित भूमि जो है 43.68 हेक्टेयर है, और सबसे ज्यादा सिंचित जिला है अरवल है, लगभग 86.85%। तो सबसे अधिक सिंचित जिला वाला अरवल हो गया, और सिंचित भूमि 43.68 हेक्टेयर। एक डाटा और है यहाँ पे आपको, बिहार की पहली जो है, ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना हो गया। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कोसी मेची नदी जोड़ो योजना है, इसको भी याद रखेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पहली नदी जोड़ो योजना है कोसी मोची जो है मेची नदी जो है जोड़ो योजना। ठीक है, दो नदियों को जो है जोड़ने की बात। चलिए, तो ये तो हो गया आपको बिहार में नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है बिहार में जल प्रपात और झील, इसी से रिलेटेड है, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए इसमें जो है हम लोग बॉटम से स्टार्ट करते हैं, टॉप से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दरभंगा को। ठीक है, दरभंगा को देखें, तो दरभंगा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है, क्षेत्रफल 20 से 100 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। निर्माण कमला करेह आदि नदियों के जल एकत्रित करके मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, और 1972 में इस झील की पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान झील, याद रखेंगे। ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सहरसा दिख रहा है बगल में, और सहरसा में देखेंगे तो यहाँ पे है गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील है सहरसा में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कटिहार, कटिहार में देखेंगे तो कौन सा है, गोगा झील है, 5 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है इसका। इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें भी स्थित है। ठीक है, तो गोगा झील कहाँ पे है, कटिहार में। गोखुर कहाँ पे है, सहरसा में। कुशेश्वर कहाँ पे है, दरभंगा में। अगला देखें, ये बेगूसराय हो गया आपको, और बेगूसराय में आपको है कांवर झील, 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से होता है इसका। 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ पे, और एशिया में सबसे बड़ी जो है गोखुर झील आर्द्रभूमि क्षेत्र। ठीक है, तो कांवर झील पूछा जाए कहाँ पे हो गया, बेगूसराय में, याद रखेंगे। अगला देखिए नवादा, और नवादा में है ककोलत। ककोलत जलप्रपात है नवादा में, देखिए इसकी ऊंचाई है 47 से 49 मीटर। जलप्रपात जब देखेंगे किसी उच्च भूमि से जल जो है नीचे की ओर आता है, ठीक है, इसको जलप्रपात बोलते हैं। ये देखने में काफी जो है अच्छा जो है, इसका आकृति आपको देखने में लगता है। कोडरमा पठार से उतरने वाली जो धारा है वही है ककोलत। ठीक है, पहाड़ी पठारी पर्वत से अगर ऊपर से कहीं जल जो अगर गिरता है, इसी का हम जलप्रपात बोलते हैं। तो नवादा में याद रखेंगे ककोलत। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला देखिए रोहतास। ठीक है, रोहतास में देखेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे ओखीरी नुंड जो है जलप्रपात हो गया। सुखल दरी हो गया आपको। ठीक है, दुर्गावती हो गया, इस सब का आपको हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। धुआं कुंड हो गया आपको, कुआरीदा हो गया। ठीक है, ये सब जलप्रपात यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट भोजपुर में देखें, ठीक है, तो जियाउर खंड जो है यहाँ पे नदी के बारे में आपको बताई गई है। चलिए, और एक बार हम डाटा के माध्यम से भी ये सारा फैक्ट आपको कवर करेंगे, बाकी अभी मैप में देख ले कहाँ क्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बिहार की मिट्टियाँ। अब बिहार में कौन कौन से मिट्टियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपको कॉर्नर वाले दिख रहा है एरिया, ये कौन था आपका, पश्चिमी चंपारण। ठीक है,
और यहाँ पे जो है पर्वत पदीय मिट्टी है। उत्तर पश्चिम भाग हिमालय मिट्टी, कंकरीले पथरीले कम उपजाई भावर क्षेत्र है ये। तो पर्वत पदीय मिट्टी जो है कहाँ पे पाया जा रहा है, पश्चिमी चंपारण में, ये बात याद रखेंगे। और ये सब जो भी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे थे जिला, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिल रही है, तो तराई मिट्टी। चूंकि हिमालय का तराई क्षेत्र है, यहाँ पे तराई मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। चंपारण से यहाँ पे शुरुआत करेंगे, आपका जो है पश्चिमी हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, और करते हुए किशनगंज पे पहुंच जाएंगे। कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, तराई मिट्टी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये हो गया टाइप 1, ये हो गया आपका टाइप 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो ये वाला जो डॉटेड इलाका आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डॉटेड इलाका, ये कौन सा है, खादर मिट्टी है। ठीक है, और खादर मिट्टी को अन्य नाम से भी जानते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से। और ये सबसे उपजाऊ होता है धान गेहूं मक्का दलहन फसल के लिए, पटसन, ये सब जो है इसके लिए ये बेहतरीन होता है। ये खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियां जो है अपना निक्षेप ला के छोड़ती है, बालू कंकड़ पत्थर जो भी है, जब जब बाढ़ आता है तो ये अपना निक्षेप ला के छोड़ती है, और ये काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये कौन सा हो गया आपको, खादर मिट्टी हो गया। और इसमें आपको जूट वगैरह देखने को ज्यादा उत्पादन मिलता है, इसमें ये काफी उपजाऊ होती है, तो धान गेहूं भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये है बांगर मिट्टी। और बांगर मिट्टी क्या होता है, पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है। यानी ये खादर मिट्टी ही मान लीजिए बहुत वर्षों तक रह गया तो पुराना हो गया, तो उसी हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये वाला क्षेत्र में आपको बांगर मिट्टी मिलता है, ये पुराना जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। धान गेहूं मक्का चन्ना अरहर, ये सब के लिए आपको ये मशहूर होता है। चंपारण मुजफ्फरपुर दरभंगा में ये सब आपको देखने को जनरली मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये तो गंगा नदी हो गई। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये है कैरेल जो है कवाल मिट्टी। ठीक है, कैरेल कवाल मिट्टी है, और ये भी पुराना जलोढ़ आपको उपजाऊ मिट्टी है। और यहाँ पे रबी खरीफ फसल देखने को मिलता है, पटना नालंदा में ये मिट्टी ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे ये लाल बलुई मिट्टी है। ठीक है, ये लाल बलुई मिट्टी है, कम उपजाऊ होती है कैमूर पठारी क्षेत्र में, और यहाँ पे लोहे का अधिकता होता है इस मिट्टी में, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है लाल पीली मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी है यहाँ पे, लाल पीली मिट्टी है, ये लाल पीली मिट्टी हो गई। और इसमें लोहा ऑक्साइड, और यह ये मिट्टी जो होती है कम उपजाऊ होती है, मोटे अनाज वगैरह के लिए ये ज़्यादा ठीक ठाक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यह है टाल मिट्टी, सबसे उपजाऊ होता है 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण, रबी फसल वगैरह दलहन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बिहार में मिट्टियों का टाइप हो गया। तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार में कौन सी मिट्टी है, तो आपको खादर और बांगर मिट्टी मैक्सिमम देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है वही बिहार में मैक्सिमम देखने को मिलेगी। यहाँ पे उत्तरी में देखेंगे तो तराई मिट्टी, कॉर्नर में आपको कुछ पर्वत जो है पदीय मिट्टी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलती है, ठीक है, झारखंड के आसपास वाले यहाँ पे इलाके में। और यहाँ में लाल पीली मिट्टी में आपको लोहा ऑक्साइड वगैरह ज़्यादा होता है, और ऐसे में कम उपजाऊ होती है, मोटे अनाज के लिए ठीक ठाक होती है। इसके बाद लाल बलुई मिट्टी भी, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिहार की मिट्टियाँ देख लिए। बिहार में चट्टानों की स्थिति देख लेते हैं। देखिए, चलिए बॉटम टू, यहाँ पे टॉप टू बॉटम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे पश्चिमी चंपारण में, तो यहाँ पे क्वाटनरी चट्टाने हैं, हिमालय और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। देखिए यहाँ पे क्वाटनरी चट्टाने हैं। टर्शियरी बली चट्टाने हिमालय तराई क्षेत्र में, ये पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है टर्शियरी और बली चट्टाने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, ये वाला रीजन, ये विंध्यन समूह की चट्टाने हैं। ठीक है, ये विंध्यन समूह की चट्टाने हैं, सबसे पुरानी चट्टान है। और दक्षिणी पश्चिमी बिहार जैसे कैमूर सोन नदी घाटी रोहतास वगैरह में ये देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। ये कौन सी है, दक्षिणी पश्चिमी चट्टाने हैं। इसके अलावा देखें, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आप लोग बुक चाहे तो मार्केट से ले भी सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल है मार्केट में ये। देखिए ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये कौन चट्टान है आपको, तो ये धारवाड़ चट्टान है। और बाकी थोड़ा सा यहाँ पे ये धारवाड़ चट्टान है।
बाकी यहाँ पे क्वाटनरी चट्टाने ये सब हो गई, यानी जलोढ़ और हिमालय छठी, हिमालय वाला छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। तो बिहार में अगर देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है धारवाड़ चट्टाने देखने को मिल रही हैं। साथ साथ जो है यहाँ पे देखेंगे बिंद समूह की भी चट्टाने हैं, ठीक है, टर्सेरी और बलद चट्टाने भी हैं। अब देखेंगे तो ये धारवाड़ जो चट्टाने होती है खनिज के लिए मशहूर होती है, यहाँ पे आपको खनिज वगैरह मिलता है, और झारखंड में चले जाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में खनिज की उपलब्धता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। बिहार में जो है चट्टानों, एक धारवाड़ चट्टाने हो गई, पटनरी हो गई, ठीक है, विंध्यन समूह की हो गई, और आपको टर्सेरी हो गई। चलिए आगे देखते हैं। बाकी बीच में मैदानी भाग ही है। बिहार का जलवायु क्षेत्र देख ले, ठीक है। अब जलवायु के आधार पर बिहार को जोन में बांटा गया है, ठीक है। जैसा जलवायु वैसा जो है इसका नामकरण किया गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये बिहार का जो है बीचों बीच वाला पॉइंट हुआ। यहाँ पे हम, चलिए 4 लाइन यहाँ पे खींची लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनाने के चांस है। ये हो गया आपका ईस्ट पूरब, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। साउथ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला जो जोन दिख रहा है आपका उत्तर पूरब वाला, ठीक है, उत्तर पूरब वाला जो जोन दिख रहा है, जोन 2। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम, ये जो है आपका उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम के बीच बात करेंगे, यहाँ पे जो है जलोढ़ मैदान है, ठीक है। 13 जिले इसमें आते हैं। फसल यहाँ पे देखेंगे तो चावल, गेहूं, मक्का वगैरह देखने को यहाँ पे आपको मिलता है, और इसको रखा जाता है CWA में, याद रखेंगे। ये जोन 1 हो गया, ये वाला जो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। 13 जिले इसमें लगभग आपको आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें जोन 2, जोन 2 ये आपको दिख गया, उत्तर पूरब का जलोढ़ मैदान। 8 जिले इसमें आते हैं, और यहाँ पे चावल, गेहूं, आम, अमरूद वगैरह जनरली देखने को मिलता है। ये जोन 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद जोन जो है आपको ये 3A हो गया, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व जो है जलोढ़ हो गया, 6 जिले इसमें आते हैं। बिहार के जलवायु को कोपेन के अनुसार जो है आपको CWG, मध्य तापीय मैदान तुल्य, और CWA और CA से प्रदर्शित किया गया है। तो बिहार के जलवायु को कोपेन के अनुसार CWG में जो है बताया गया है कि CWG में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, जोन 3 की बात करें, बी की, तो ये दक्षिण जो है पश्चिम जलोढ़ मृदा हो गया, 11 जिला इसमें आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा इस बात को ध्यान रखेंगे। जब बिहार की जलवायु है कैसी, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। औसत बारिश यहाँ पे लगभग 112 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। बिहार का जलवायु कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये सब बात याद रखेंगे, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला बढ़ते हैं, बिहार का भौगोलिक विभाजन देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये बीचों बीच जो आपको लाइन दिख रहा है, ये तो हो गया आपको गंगा नदी, ठीक है, क्लियरली है। अब गंगा नदी देखेंगे तो बिहार को 2 भागों में लगभग बांट रही है, और इसको हम उत्तर का मैदान बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या है, उत्तर है आपका। और ये हो गया दक्षिण, ये दक्षिण का मैदान हो गया। ये जो आपको व्हाइट कलर से जो भी दिख रहा है, ये सब क्या है, मैदानी भाग है बिहार में। इतना तक क्लियर हो गया होगा कि बिहार में जो है किसका प्रभुत्व है, तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है आपको मैदानी भाग है, ठीक है। इतना सारा क्षेत्र आपको जो है मैदानी भाग दिख रहा है बिहार में, क्लियर है। चलिए इसके बाद अगर देखेंगे कि दक्षिण बिहार में देखेंगे ये वाला रीजन, ये जो है दक्षिणी पठार क्षेत्र है। ये जो दिख रहा है आपको, ये दक्षिणी पठार क्षेत्र है। खनिजों की अधिकता है, रोहतास में हम लोग देखे थे फेराइट वगैरह यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और बिहार का जो है मैदानी भाग, मध्य गंगा का 95% विभाजन यहाँ पे है, चाहे उत्तर का मैदान हो या दक्षिण का मैदान हो। यानी बिहार जो है कैसा है, मैदानी भागों से क्या है, पूरा आपको भरा पड़ा है। यानी बिहार में लगभग 95% आपको मैदानी भाग देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर का मैदान हो चाहे दक्षिण का। ये वाला जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये सब, ठीक है, ये सब मैदानी भाग है। दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, ध्यान देंगे। ये दक्षिण गंगा का जो है ढाल कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति जो है किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं नदियां कहाँ से कहाँ जाएगी, आपको सिंपल सी बात है, हाइट से जो है लो ही जाएगी। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे एक और कॉर्नर पे ध्यान देंगे, मैदानी भाग के अलावा और बिहार में क्या है, यहाँ पे कॉर्नर में ध्यान देंगे। यहाँ पे
अभी हम लोग देखे थे कि पर्वतीय भाग है ये, शिवालिक हिमालय श्रेणी थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्षेत्रफल 932 किलोमीटर है। और यहीं पे देखेंगे तो रामनगर दून है आपको 32 किलोमीटर में, चौड़ाई इसका 6 से 8 किलोमीटर है, लंबाई 32 किलोमीटर है। दून घाटी है यहाँ पे, और सोमेश्वर की पहाड़ी है। सारा आपको यहीं देखने को मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से त्रिवेणी नहर उद्गम होता है। ठीक है, और यहाँ पे सोमेश्वर की चोटी भी है 874 मीटर। ये कॉर्नर वाला भाग आपको तो बिहार में एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा देखिए तो ये पर्वतीय भाग, हिमालय वाला थोड़ा शिवालिक वाला क्षेत्र पड़ गया, इसके बाद मैदानी और पठारी भाग। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार के वन। देखिए कुल वन क्षेत्र की बात करें यहाँ पे तो ध्यान देंगे, ये 7305.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये रिपोर्ट है 2019 वाला। दो प्रकार की वन है यहाँ पे, आर्द्र पर्णपाती और सूक्ष्म पर्णपाती, दो प्रकार की वन है बिहार में। और बाकी मैप में आपको दिख ही रहा है, ध्यान देंगे। बनावरण जो है 904.66 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो सबसे अधिक बनावरण की बात करें, ये आपको कैमूर में दिख रहा है सबसे अधिक, 1056 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण जो है रोहतास में देखिए 672 दिख रहा है। जहानाबाद में सबसे कम वन आवरण है। ठीक है, इसके अलावा देखें यहाँ पे जमुई में सबसे अधिक वन आवरण है, लगभग 69.60, यानी आपको ज्यादा वन यहीं पे देखने को मिलेगा, लगभग 70% के करीब मान ले वन आवरण है यहाँ पे, यानी वनों से घिरा हुआ भूमि है। यानी लगभग 30% के करीब पे लोग रहते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे वन ही है जमुई में। ठीक है, याद रखेंगे सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत के मामला में बिहार में कहाँ पे है, ये जमुई में है। बाकी जो है देखें यहाँ पे, तो जैसे मैं बताया कि यहाँ पे एक आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा कितना होता है, 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और ये बारिश कहाँ होगा, तो बिहार के तराई क्षेत्र में, सोमेश्वर और दून क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पे अशोक, केन, आम, जामुन वगैरह के आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन जनरली आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो इन्हीं सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म पर्णपाती, और यहाँ सूक्ष्म पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ 120 से कम, और यहाँ भी 120 से ज्यादा होता है, तो यहाँ भी आपको आर्द्र ही देखने को मिलेगा। बिहार के पूर्वी मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी पठार वगैरह क्षेत्र में देखेंगे तो इस प्रकार के आपको पतझड़ मौसम में जो वन पाए जाते हैं वैसा आपको वन देखने को मिलेगा, जैसे साल, बांस, आपको अमलतास, महुआ वगैरह का वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, बिहार में वन हो गया। ठीक है, चलिए बाकी वन रिपोर्ट अलग से कवर करेंगे हम काफी डिटेल में। नेक्स्ट देखिए, बिहार में कृषि की बात करें अगर, देखिए तो बिहार में देखेंगे जनरली तो आपको गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, गन्ना हो गया, इस सब का उत्पादन जनरली आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, औसत उत्पादन जो है गेहूं की बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन टन होता है। ठीक है, इसको अपडेट किया जाएगा करंट से, अभी के लिए देख ले। ठीक है, दाल वगैरह में देखें तो मूंग, अरहर, मटर, खेसारी, और ये पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा में आपको देखने को मिलता है दाल की खेती। मक्का की खेत देखें तो औसत उत्पादन इसका 1.5 मिलियन टन, देश का लगभग 10%, सहरसा, खगड़िया वगैरह। ठीक है, यहाँ पे मक्का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। गन्ना देखें 13 मिलियन टन, चावल देखें तो लगभग सारे बिहार में औसत उत्पादन 5 मिलियन टन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शहद की बात करें तो औसत उत्पादन 13 जो है मिलियन टन यहाँ पे। मत्स्य उत्पादन में देखें तो 0.27 लाख टन। फलों की बात करें, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा सही से। देश का 6.7% छठवां स्थान है। लीची उत्पादन में देखें तो देश का 71%। ठीक है, मखाना उत्पादन में बात करें तो विश्व का 90% और देश का 85% है। तो मखाना में नंबर 1 हो गया आपका, अनानस में तीसरा हो गया, आम में देखें देश का 13% और भारत में इसका 5वां पोजीशन है। सब्जी के मामले में बात करें तो बिहार जो है तीसरे नंबर पे है, देश का 9.8% उत्पादन होता है। क्योंकि बिहार में देखेंगे तो बहुत सारा उपजाऊ भूमि है, और यहाँ पे कृषि में बेहतर जो है काम किया जा सकता है। औसत उत्पादन 8.6 मिलियन टन है। ठीक है, फूल गोभी आपको हाजीपुर, वैशाली वगैरह में। प्रमुख सब्जी देखेंगे तो आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, बैगन। प्रमुख जिले जो है सब्जी उत्पादन के लिए वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार वगैरह। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये बात ध्यान रखेंगे। दूध की बात करेंगे
यहाँ पे 4.6 मिलियन टन। नालंदा डेयरी है 2013 में, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेयरी है ये सब बातें थोड़ा सा याद रखेंगे। हम लोग अभी मैप के माध्यम से पूरे बिहार को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी डिटेल में एक बार और आपसे चर्चा होगी। ठीक है, बिहार में पर्यटक स्थल की बात कर लेते हैं। देखिए, तो पर्यटन स्थल में बात करें तो ये देखिए पश्चिमी चंपारण, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। वाल्मीकि नगर बैराज है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का यहीं पे है। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पे देखें, पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज और केसरिया का स्तूप है यहाँ पे। अशोक की समय के जो है काफी उपलब्धता यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ पे, तो विश्व शांति स्तूप, अशोक का स्तंभ और सोनपुर का मेला, ये वैशाली में आपको हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो जलालगढ़ का किला है, ये कहाँ पे आपको पूर्णिया में हो गया। कंदहा सुर मंदिर, ये आपको सहरसा में हो गया, कंदहा का सुर मंदिर। महमूद शाह का मकबरा कहाँ पे आपको, ये आपको भागलपुर में हो गया, महमूद शाह का मकबरा। मुंगेर का किला आपको मुंगेर में ही हो जाएगा। ठीक है, पटना में देखेंगे तो बहुत सारा पर्यटन स्थल है, और इसमें देखेंगे तो गोलघर हो गया आपको, बुद्ध स्मृति पार्क हो गया, शहीद स्मारक हो गया, पत्थर की मस्जिद, शेरशाह सूरी की मस्जिद, खुदा वक्स पुस्तकालय हो गया, सदाकत आश्रम हो गया, अगम कुआं, गांधी सेतु हो गया, तारामंडल, कुमरार और पटना साहिब, ये पटना का हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नालंदा में आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, विश्व शांति स्तूप हो जाएगा। गया में बात करेंगे तो महाबोधि मंदिर हो गया, बोधि वृक्ष हो गया आपको, ये 5वीं पीढ़ी में अभी। बुद्ध कुंड हो गया, डुंगेश्वरी पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर हो गया, रामशिला पहाड़ हो गया, प्रेतशिला पहाड़, ब्रह्मयोनी पहाड़। औरंगाबाद में बात करेंगे तो दाऊद खान किला है और साथ साथ सूर्य मंदिर भी है। कैमूर में देखें यहाँ पे मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है कैमूर में, इसको एक दो बार रिपीट करेंगे आपको याद होगा। अब देखिए इसमें से कोई भी प्रश्न एक पूछा जा सकता है। ठीक है, भोजपुर में देखेंगे तो जगदीशपुर का किला है और अरण्या देवी की मंदिर है। सारण में देखेंगे यहाँ पे तो आपको पुरातात्विक स्थल जो है चिरांद है, जहाँ से काफी वस्तुएं हमको मिली है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखेंगे मोटा मोटा। ठीक है, चलिए, ये बिहार का जो हो गया आपका पर्यटन स्थल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बिहार का कुछ मिसलेनियस है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण में आपका हो गया सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, लीची के लिए आपको फेमस बिहार में कौन है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, आपको पता ही है। दरभंगा की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दरभंगा महाराज हो गए, यहाँ पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो गया दरभंगा में। मधुबनी में क्या फेमस है आपको, मधुबनी पेंटिंग हो गया। मधेपुरा में देखेंगे तो डीजल इंजन का कारखाना है यहाँ पे मधेपुरा में। ठीक है, इसके अलावा देखिए कटिहार में देखेंगे जूट उद्योग है आपका, खूब सारा बारिश वगैरह होता है यहाँ पे। भागलपुर में देखेंगे, ऐसे बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में। ठीक है, भागलपुर में देखेंगे तो अंग महाजनपद विक्रमशिला आपको विश्वविद्यालय और केला उद्योग है, याद रखेंगे। तो अंग महाजनपद, जो अंग आप 16 महाजनपद में पढ़ते हैं वो अंग यहीं पे हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और केला उद्योग। साथ साथ मुंगेर की बात करेंगे यहाँ पे तो आपको योग जो है विश्वविद्यालय हो गया, सीक्रेट बंदूक उद्योग और मीर कासिम का किला आपको कहाँ है, सारा मुंगेर में। तो सीक्रेट बंदूक उद्योग कहाँ है, मुंगेर में है, योग विश्वविद्यालय भी है और मीर कासिम का किला भी है। नेक्स्ट देखिए बेगूसराय की बात करते हैं, बेगूसराय में कांवर झील है आपको, रेलवे पुल है, बरौनी तेल शोधक कारखाना भी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखिए समस्तीपुर, समस्तीपुर में देखिए कृषि विश्वविद्यालय पूषा हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हो गया नवादा, नवादा में आपको ककोलत जलप्रपात काफी फेमस है। नेक्स्ट हो गया नालंदा, नालंदा में आपको बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, बिहार शरीफ पुलिस अकादमी भी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगला औरंगाबाद, यहाँ पे सूर्य मंदिर है और सीमेंट की फैक्ट्री भी है। अगला देखिए रोहतास, यहाँ पे डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, ये शायद अभी बंद पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए बक्सर है आपको, ये बक्सर का युद्ध हो गया इसलिए फेमस है ये। बाकी देखें वैशाली की बात करें तो पहला जो है गणराज्य हो गया लिच्छवी, विश्व का पहला गणराज्य। सारण की बात करें तो यहाँ पे जो है नंगा विद्रोह देखने को मिला था। गोपालगंज में देखेंगे तो सर्वाधिक जो है विदेश मुद्रा की बात हो रही है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, यहाँ पे कुछ मोटे मोटे जो है इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जो है आपको लगभग जो है सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग बिहार का देख लिए, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। बाकी जो है इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा,
यदि आप लोग उत्साहित होंगे, आपका उत्साह हमको अच्छा लगा, तो हम इसका पार्ट 2 कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जो है इस लेक्चर को आप लोग रिपीट करें और अधिक से अधिक जो है लोगों में शेयर करें। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे बताया गया है, मैप के माध्यम से लगभग बिहार को समझने का प्रयास किया गया। तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का रिस्पॉन्स जैसे रहेगा वैसे हम नेक्स्ट वीडियो भी इसका अपलोड करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।